हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार जो भी आप लिख देते हैं तो जो है वो आपको भूलता नहीं है। अगर आपको याद करना है तो आप लिख करके जो है याद कीजिए, ठीक। इसलिए जो है आप क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दिए कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु त्रिस्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु त्रिस्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। तो ये जो है राजस्थान राज्य ने किया है, ठीक। राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु त्रिस्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है, ठीक। अब राजस्थान की बात है तो यहाँ के जो और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे देख लेते हैं। जैसे चिरंजीवी योजना शुरू की गई राजस्थान में, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू की गई और रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है राजस्थान में स्थित है। और टाइगर कॉरिडोर 3 टाइगर रिजर्व को जो है एक दूसरे से मिलाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे कि इस रिजर्व के टाइगर इसमें जा सकें, इसका इसमें जा सकें, इस तरीके से ये सब विचरण कर सकें, ठीक। और अगला है कि जनजातीय उत्थान योजना चलाई गई राजस्थान में और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चलाई गई। इसमें जो है जो किसान हैं उन्हें बिजली के बिल में जो है 1000 रुपये की छूट मिलेगी, ठीक। और निर्यातक बनो मिशन ये भी राजस्थान में चलाई गई, ठीक। ये थे राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम राजस्थान की लोकेशन देख लेते हैं। यह है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है 2014 के पहले 5वां राज्य था। आप पूछेंगे कि चौथा नंबर किसका था, तो ये जो है आंध्र प्रदेश का था, ठीक। 2014 में जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, जिससे चौथे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक। और राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक। अब राजस्थान की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी कैपिटल जो है वो जयपुर है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और जयपुर को गुलाबी नगर भी कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 200 है। राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। जोधपुर में हाई कोर्ट स्थित है राजस्थान की, ठीक। राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और ये एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान, ठीक। और राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? तो पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील और मानसागर झील, ये 4 झीलें राजस्थान में स्थित हैं। कौन कौन से बांध हैं? तो बिलासपुर बांध ये बनास नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर बांध ये माही नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर स्थित है और जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है। राजस्थान में 4 बांध स्थित हैं, ठीक। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर
सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने नेशनल पार्क जो हैं ये राजस्थान में स्थित हैं। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते। नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? ये जो है हरियाणा राज्य से हैं। ठीक, नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? तो ये हरियाणा राज्य से हैं। ठीक, हरियाणा राज्य से हैं नीरज चोपड़ा, और ये जो है भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 अगस्त 2021 को किस देश की विशेष राजदूत मुतलाक बिन माजिद अल कहतानी से मुलाकात की? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 अगस्त 2021 को किस देश के विशेष राजदूत मुतलाक बिन माजिद अल कहतानी से मुलाकात की है? तो ये जो है कहाँ के हैं? तो कतर के हैं। ठीक, कहाँ के हैं? कतर के राजदूत हैं मुतलाक बिन माजिद अल कहतानी। ठीक, इनसे जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 अगस्त 2021 को मुलाकात की है। अब कतर की बात हुई है तो कतर को जो है मैप में देख लेते हैं। यह है कतर, इसकी कैपिटल जो है वो दोहा है। कतर की कैपिटल दोहा है, और कतर के जो पड़ोसी देश हैं वो बहरीन है और इधर यूएई है। ठीक, और ये पर्शियन गल्फ के साथ सीमा बनाती है दोहा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थेड़ी मारुथुवाम योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थेड़ी मारुथुवाम योजना शुरू की है? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। ठीक, तमिलनाडु राज्य सरकार ने मक्कलाई थेड़ी मारुथुवाम योजना शुरू की है। ठीक, और इसके बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे राजस्थान द्वारा चलाई गई योजना का नाम है चिरंजीवी। राजस्थान द्वारा चिरंजीवी योजना चलाई गई ये जो है स्वास्थ्य योजना है, और इसका उद्देश्य जो है सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। और तमिलनाडु में जो है मक्कलाई थोड़ी मारुथुवाम योजना चलाई गई है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये तमिलनाडु ने जीती है। ठीक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है। और ट्रॉफी की बात हुई है तो देवघर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। और हाल ही में तमिलनाडु ने कुडनकुलम परियोजना की 5वीं और छठी ऊर्जा इकाई का निर्माण जो है वो रूस की सहायता से किया है। ठीक, और परमाणु ऊर्जा की बात हुई है तो परमाणु ऊर्जा के बारे में जितने भी परमाणु ऊर्जा हैं उसे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कैगा परमाणु संयंत्र ऊर्जा जो है ये कर्नाटक में स्थापित हुआ है, और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, और काकापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात राज्य में स्थापित है, और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उसके बाद कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक, और तमिलनाडु के तट
किस नाम से जानते हैं? तो तमिलनाडु के तट को जो है कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल तट के नाम से तमिलनाडु के तट को जानते हैं। और केरल के तट को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है मालाबार, केरल के तट का नाम जो है मालाबार है। ठीक, इतना जो है याद रखिएगा। अब तमिलनाडु की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ये है तमिलनाडु। ठीक, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसकी कैपिटल जो है वो चेन्नई है। ठीक, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और चेन्नई से ही समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र की गहराई का मापन कहाँ से किया जाता है तो वो जो है चेन्नई से किया जाता है। ठीक, तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। 38 जिले हैं। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट 234 है। तमिलनाडु किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तमिलनाडु के चीफ जस्टिस हैं ये संजीव बनर्जी हैं। ठीक, और चेन्नई में हाई कोर्ट स्थित है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं? तो पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक, और कोलवई झील, अम्बत्तूर झील और कोडाईकनाल झील, सिंगनल्लूर झील, ये 5 झीलें जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित है? तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्थी नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंडी नेशनल पार्क, इतने नेशनल पार्क जो हैं ये तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया? 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये जो है 79वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है तो ये जो है 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक, और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे 8 अगस्त के दिन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, 8 अगस्त के दिन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 1942 में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 के दिन इसका प्रस्ताव रखा गया था और यह कहाँ पर किया गया था? यह आंदोलन जो है ग्वालियर टैंक बॉम्बे से 8 अगस्त को प्रस्तावित किया गया था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह ग्वालियर टैंक बॉम्बे से 8 अगस्त को प्रस्तावित किया गया था और इसी में महात्मा गांधी जी ने करो और मरो, ठीक, करो और मरो का नारा दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि करो और मरो का नारा किसने दिया था तो महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के बाद 1942 में। ठीक, और कांग्रेस के 1942 में वर्धा प्रस्ताव से ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ये जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक, अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया तो 9 अगस्त 1942 को, और प्रस्तावित कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक, और इसी के तहत 8 अगस्त को ही
जब ये घोषणा किया गया कि कल जो है मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, तो अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो के तहत जो है 0 आवर के तहत 8 अगस्त की रात में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये जो है कर्नाटक राज्य बना है। ठीक, कौन राज्य बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये 2020 का जो आया है ये किस आधार पर है? तो 5+3+3+4 के आधार पर। ठीक, 5+3+3+4 इसकी जो है संरचना है। इस आधार पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन हो रहा है। ठीक, और इसे जो है कर्नाटक राज्य ने जारी किया है, पहला राज्य है। ठीक, अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक को मैप में देख लेते हैं। यह है कर्नाटक। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल के साथ सीमा बनाता है कर्नाटक। अब कर्नाटक की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। कर्नाटक, इसकी कैपिटल जो है वो बेंगलुरु है। ठीक, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है और कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। 31 ज़िले हैं कर्नाटक में। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है, विधान परिषद सीट 75 हैं। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है कर्नाटक? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा के साथ 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है कर्नाटक। और कर्नाटक के जो चीफ जस्टिस हैं वो अभय श्रीनिवास ओका हैं। ठीक, और बेंगलुरु में जो है हाई कोर्ट स्थित है कर्नाटक की। ठीक, कौन कौन से बांध स्थित हैं कर्नाटक में? कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है और हेमावती बांध हेमावती नदी पर और कंबनी बांध, ये जो है 5 बांध वो कर्नाटक में स्थित हैं। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कंबनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने नेशनल पार्क जो हैं स्थित हैं कर्नाटक में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन लागू करेगा? भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो ये जो है बांग्लादेश के साथ लागू करेगा। ठीक, भारत जो है ये आपदा प्रबंधन समझौता बांग्लादेश के साथ लागू करेगा। ठीक, अब बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश को जो है मैप में देख लेते हैं। यह है बांग्लादेश। ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उसमें से है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और बांग्लादेश जो है भारत के, अगर पूछा जाए बांग्लादेश भारत के किस राज्य से सबसे अधिक सीमा बनाता है तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बांग्लादेश भारत के किस राज्य को 3 तरफ से घेरे हुए है तो वो है त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा को जो है बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरे हुए है। और सबसे लंबी सीमा जो है भारत के राज्य के साथ, पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बांग्लादेश बनाता है। ठीक, और बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है और प्रेसिडेंट जो है अब्दुल हामिद हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 50 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता। अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता है। ये जो है बजरंग पूनिया ने जीता है। ठीक, बजरंग पूनिया ने अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा 2018-19 में 53.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2020-21 में 44.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा 2018-19 में 53.57 बिलियन रहा और अब जो है 2020-21 में यह घटकर 44.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये जो है किस देश के साथ है, तो ये चीन के साथ है। ठीक, चीन देश के साथ भारत का व्यापार घाटा 2018-19 में 53.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अब 2021 में ये घटकर जो है 44.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक, अब चीन की बात हुई है तो चीन भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, चीन भारत का पड़ोसी देश है, स्थलीय पड़ोसी देश है। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। ये है चीन और ये जो है भारत के साथ इस तरीके से सीमा बनाता है। ठीक, चीन की कैपिटल जो है वो बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है और प्रेसिडेंट जो है जी जिनपिंग है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ। देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ये जो है केरल राज्य में शुरू किए गए हैं। ठीक, भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक जो है ये केरल राज्य में शुरू किए गए हैं। ठीक, अब केरल की बात आई है तो केरल को मैप में देख लेते हैं। ये है केरल। ठीक, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। अब केरल की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 14 जिले हैं केरल में। लोकसभा सीट 22 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 144 है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वो कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। और केरल में जो है मसाला उगाया जाता है, सब सर्वाधिक मसालों का जो है उत्पादन केरल में होता है, इसलिए भारत का मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है। ठीक, और केरल में ही कार्डमम की पहाड़ी स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो वो जो है केरल में स्थित है। केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, तो ये जो है अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील और परवर झील, ये 4 झीलें केरल में स्थित हैं। केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार और केरल की हाई कोर्ट कोच्चि में स्थित है। ठीक, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं, तो इरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, बियॉन्ड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना जो है नेशनल पार्क ये केरल में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर साल किस तिथि को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल किस तिथि को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी और आज़ादी के बाद 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बॉम्बे में जहां इसे झंडा
फहराकर शुरू किया गया था उसे क्रांति मैदान के रूप में जाना जाता है। और वो क्रांति मैदान कौन सा है? तो ये जो है बॉम्बे का ग्वालियर टैंक, ठीक, बॉम्बे का ग्वालियर टैंक है, ठीक। और इसके बारे में और भी डिटेल में जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से मदद लेने के बाद भी अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद कराने का अपना वादा पूरा नहीं किया और जब क्रिप्स मिशन मार्च 1942 भी विफल हो गया, तब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और 8 अगस्त 1942 को भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था, ठीक। और आपको कुछ आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं तिथियां बताते हैं। जैसे 1905 को क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन करजन के समय में हुआ था और इसी के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को में जो है टाउन हॉल कोलकाता से शुरू किया गया था, ठीक। और दूसरी तिथि है 1919, ठीक। दूसरी तिथि कौन सी है? 1919। ये 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। और अगला है 1920। अगला है 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक। और 1920 के बाद आता है 1922। 1922 में चौरी चौरा घटना जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये हुआ था, ठीक। और उसके बाद आता है 1925। 1925 में जो है 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। और अगली डेट आती है 1929। क्या आती है? 1929। इसमें जो है लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उसके बाद आता है 1930। 1930 में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च शुरू हुआ था और इसी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक। इसी दांडी मार्च के दौरान ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक। और उसके बाद जो है अगली डेट आती है 1932। कौन सी डेट आती है? 1932। इसमें जो है ये पूना पैक्ट है और गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था पुणे के यरबदा जेल में, ठीक। और अगली डेट है 1942। अगली डेट है 1942। क्रिप्स प्रस्ताव आया और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक। इतना जो है याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किए? तो ये जो है 7 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था, ठीक। 7 अगस्त 2021 को यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। और पीएम दक्ष योजना के तहत पात्र लक्ष्य समूहों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ दिया जा रहा है। और पीएम दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, ठीक। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री दक्षता और
कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ठीक, और यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2020-21 से लागू किया जा रहा है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जा रहा है, तो ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। और वर्तमान में जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। ठीक, इतना इसके बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एकल खुराक वाले कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस एकल खुराक वाले कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है, तो ये जो है किसे मंजूरी दी गई है, तो जॉनसन एंड जॉनसन को। ठीक, जॉनसन एंड जॉनसन एकल खुराक वाले कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई। यह वैक्सीन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसे ह्यूमन एडिनोवायरस के आधार पर विकसित किया गया है, और इस वैक्सीन ने अस्पताल में भर्ती होने या कोविड-19 बीमारी से होने वाली मृत्यु को रोकने में 100% प्रभावकारिता प्रदान की है। ठीक, और वैक्सीन की बात करते हैं, ये जो है सिंगल डोज वैक्सीन है। ये कैसी है, तो सिंगल डोज वैक्सीन है। ठीक, और इसे जो है रूस ने बनाया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की प्रथम कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, तो वो जो है स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक वी। ठीक, ये जो है रूस की वैक्सीन है। और कोवैक्सीन को जो है किसने बनाया था, कोवैक्सीन को किसने बनाया था, ये जो है भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाया था। ठीक, ये डबल डोज की मशीन है, सॉरी ये डबल डोज की वैक्सीन है। ठीक, ये जो कोवैक्सीन है ये डबल डोज की है। और अगला पॉइंट है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसे जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। ठीक, ये भी डबल डोज की वैक्सीन है। और अगला है कि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन ये सिंगल डोज वैक्सीन है। ठीक, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन रूस ने बनाई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो है पहला पशु कोरोना वैक्सीन किसने लॉन्च किया है, तो ये जो है रूस ने लॉन्च किया है। ठीक, पहला पशु कोरोना वैक्सीन कौन लॉन्च किया है, तो रूस ने। और महामारी अधिनियम कब आया है, तो ये जो है 1897 में। ठीक, महामारी अधिनियम जो है 1897 से संबंधित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में अगस्त 2021 में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन हैं। वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन हैं, ये जो है किरेन रिजिजू हैं। ठीक, किरेन रिजिजू ने 6 अगस्त 2021 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लिए। और इस बैठक में भारत, चीन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के कानून और न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी विशेषज्ञों ने भाग लिया। ठीक, और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं व्लादिमीर नोरोव हैं, और मुख्यालय जो है चीन के बीजिंग में स्थित है। और इसकी जो ऑफिशियल भाषा है, लैंग्वेज, वे जो है चाइनीज और रसियन है। और इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है। ये जो है 11 औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को मंजूरी दी है, जिन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में देश भर में 4 चरणों में विकसित किया गया है। और 11 औद्योगिक गलियारा कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। DMIC दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, CBIC चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, कोयम्बटूर के रास्ते कोच्चि तक CBIC का विस्तार। और अगला है चौथा नंबर है AKIC अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। पांचवा है HNIC हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा। छठा है HWIC हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा। सातवां है HBIC हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। आठवां है BMIC बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा। नौवां है VCIC विजांग चेन्नई औद्योगिक गलियारा। और 10वां है OCE ओडिशा आर्थिक गलियारा। और 11वां है DNIC दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा। ठीक, ये 11 गलियारा हैं जो कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का नया सदस्य कौन बना। अगस्त 2021 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है। तो ये जो है बांग्लादेश बना है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि CDRI में अब तक 25 देश शामिल हो गए हैं, अगर पूछा जाए कितने देश शामिल हैं तो 25, और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए हैं। बांग्लादेश CDRI यानी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का नया सदस्य बना है हाल ही में। ठीक, और इसके बारे में और भी जान लेते हैं। CDRI का प्रस्ताव जो है किसने दिया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे 2016 में। ठीक, 2016 में इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था और इसे मंजूरी जो है 2019 में मिली थी। मंजूरी कब मिली थी, तो 2019 में। ठीक, और सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण से है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध आपदा जोखिम न्यूनीकरण से है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये 2005 में आया था। कब आया था, तो 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था। ठीक, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी स्थापना जो है वो 2006 में हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसकी पहली महिला टुकड़ी उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया है। ठीक, और आपदा प्रबंधन बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है USA न्यूयॉर्क में हुई है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और स्थापना जो है 23 सितंबर 2019 में हुई। और इसके संस्थापक कौन हैं, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इटली, श्रीलंका, मैक्सिको, फिजी, मालदीव, भूटान, मंगोलिया और रवांडा। ठीक, इतने देश हैं। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में लॉन्च किए थे और यह सतत विकास का समर्थन करने के लिए जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचे प्रणाली के लिए
लचीलापन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI को लॉन्च किया था। यह देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय विकास बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी ढांचे के जोखिम प्रबंधन, वित्तपोषण मानकों और रिकवरी मैकेनिज्म के क्षेत्र में अनुसंधान और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये सुभाष सरकार ने किया था। ठीक, सुभाष सरकार वर्तमान में भारत के शिक्षा राज्य मंत्री हैं। सुभाष सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल बढ़ाने के लिए अन्य G20 देशों के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2020 के महत्व पर प्रकाश डाला, जो एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करके भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। ठीक, अब G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 ये जो है 19 देशों एवं यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस समूह में दुनिया भर के सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है, जो दुनिया में लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और G20 वैश्विक एकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक व्यापार 75% और वैश्विक निवेश का 80% प्रतिनिधित्व करता है। G20 के सदस्य कौन कौन से हैं? तो जो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। इतने देश जो हैं G20 में शामिल हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय संसद पैनल ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए किस देश के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है? हाल ही में भारतीय संसद पैनल ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने के लिए किस देश के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है? ये जो है पाकिस्तान के साथ सिफारिश की है। ठीक, एक संसदीय पैनल ने लोकसभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट में नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है। और जल संसाधन पर अस्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि भारत को लगातार चीनी कार्यों की निगरानी करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई बड़ा हस्तक्षेप न करें, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर हस्तक्षेप भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ठीक, और सिंधु जल संधि के बारे में और भी जान लेते हैं डिटेल में। जैसे सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियों अर्थात सतलज, ब्यास और रावी के सभी जल को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। और दूसरी ओर पश्चिम नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। इसमें जो है 80% जल जो है सतलज, ब्यास और रावी का भारत जो है यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा।
और दूसरे में सिंधु, झेलम और चिनाब में 80% पानी का उपयोग जो है पाकिस्तान करेगा और 20% पानी का उपयोग जो है वो भारत करेगा। ठीक, इस तरीके से 1960 में समझौता हुआ था। और भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न करने का अधिकार दिया गया है। यह परियोजना डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन है। यह संधि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति उठाने का अधिकार भी प्रदान करती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मोंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से मुक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मोंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन को प्रतिबंध लगा दिया है? ये जो है थाईलैंड ने लगाया है। ठीक, और पर्यटक द्वारा उपयोग किए जाने वाले सन प्रोटेक्शन द्वीप राष्ट्र में धीमी गति से बढ़ने वाले मोंगों को नुकसान पहुंचा रहे थे और थाई संरक्षण विभाग के अनुसार सन क्रीम में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीबेंजोन, ऑक्सीनोस्टेट 4 मिथाइल बेंजीलिडीन कोरल लार्वा को नष्ट कर रहे थे, प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे हैं और रीफ ब्लीचिंग का कारण बन रहे हैं। ठीक, इसलिए जो है थाईलैंड में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, और अगर आपसे पूछी जाए कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? ये जो है मैत्री युद्धाभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और सफ़ेद हाथियों का जो देश है वो थाईलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी के बीच ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए एक सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है? हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी के बीच ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए एक सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है? ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने किया है। ठीक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करने के लिए सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है। ठीक, यह खाता आकर्षक ब्याज दर प्रदान करता है और 4 सदस्यों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभों के साथ आता है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ जो हैं वो भास्कर बाबू रामचंद्रन हैं। ठीक, दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इन्हें आप रिवाइज कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2019 में किस राज्य ने बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्या 553 दर्ज की है? ये कर्नाटक राज्य ने दर्ज की है। दूसरा प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क निर्माण किया है? ये उमिंगला दर्रा में किया है। तीसरा प्रश्न है, हर वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, किसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अजय दिलावरी को सम्मानित किया गया है।
पांचवा प्रश्न है, अखिलेश मिश्र को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आयरलैंड में नियुक्त किया गया है। छठा प्रश्न है, दलित बंधु योजना का संबंध किस राज्य से है? ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब हम आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया किस राज्य से संबंधित हैं? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह शुरू किया है? तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चौथा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विज्ञान की 9 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है? पांचवा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? छठा प्रश्न है, अगस्त 2021 में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।